स्टूडेंट्स, SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री और उसमें आज अपन नया चैप्टर शुरू किए हैं समावयवता। ठीक है, समावयवता इसमें 12th के अलावा कुछ पार्ट 11th का है जो आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, और बाकी का अपन पढ़ेंगे 12th क्लास में। इसमें तो ये समावयवता दोनों ही जगहों पर है, 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, आधा चैप्टर 11th क्लास में और बाकी का जो आधा चैप्टर है वो 12th क्लास में। ठीक है, तो अपन 12th वाला डिटेल में पढ़ेंगे, 11th वाले के बारे में ओनली थोड़ा सा ऐसे जानकारी ले लेंगे कि भाई हाँ ऐसे अपन ने पढ़ रखा है। अब समावयवता क्या होती है? समावयवता मतलब कोई भी जो रासायनिक यौगिक है वो रासायनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसके भौतिक गुणधर्म, जैविक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, तो वो क्या होगा? समावयवी यौगिक होगा। और ये जो परिघटना है उसको समावयवता बोलते हैं, यानी कि अणुसूत्र समान होगा लेकिन उसी यौगिक के भौतिक गुणधर्म अलग अलग हो सकते हैं, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो सकते हैं, या फिर जैविक गुणधर्म भी अलग अलग हो सकते हैं। जैविक गुणधर्म अलग अलग हो, यानी कि अणुसूत्र समान हो लेकिन उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक ये तीनों गुणों में अंतर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। पहली तो ये चीज़, ठीक है, ये समावयवता हो गई, अणुसूत्र समान होगा लेकिन भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म अलग अलग हो। तो ऐसे जो यौगिक होंगे उन यौगिकों को तो बोलेंगे समावयवी यौगिक, और इस परिघटना को बोलेंगे समावयवता। दो ही चीज़ें आपको लर्न करनी है, अणुसूत्र समान होना चाहिए लेकिन भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणधर्म अलग अलग हो, तो इस प्रकार के यौगिकों को समावयवी यौगिक बोलेंगे। और ये जो परिघटना है उसको क्या बोलेंगे? समावयवता बोलेंगे। उसके बाद में जो समावयवता है उसके अपन प्रकार देखेंगे, तो प्रकार में एक तो होती है संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता यानी कि उसकी अणुसूत्र समान हो लेकिन उसकी संरचना बदल जाए। ठीक है, और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता यानी कि उसकी जो आकाशीय व्यवस्था है वो क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, एक इसी का अपन प्रकार में अलग से लिख सकते हैं सरूपण समावयवता। सरूपण समावयवता, ये आपसे चार्ट कोई नहीं बनवाएगा, नहीं, आपको ये लर्न रखना है, अपने को बस इनकी परिभाषा याद रखनी है। ठीक है, या फिर एक इसको त्रिविम की जगह अपन विन्यासी समावयवता भी बोल सकते हैं। ठीक है, विन्यासी समावयवता, विन्यासी समावयवता, समावयवता। ठीक है, विन्यासी समावयवता, सरूपण समावयवता और संरचनात्मक समावयवता। अब ये जो संरचनात्मक है ये अपन पूरी की पूरी अपन 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूरी 11th क्लास में जैसे स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, मध्यावयवता, है ना, ये सारी चीज़ें अपन 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी इसमें मध्यावयवता का क्वेश्चन पूछा जाता है। मध्यावयवता का क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि जो भी चैप्टर अपन ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं तो उनमें ये समावयवता हर चैप्टर में अलग अलग दे रखी है। जैसे किसी में स्थिति समावयवता दे रखी है ना, उस यौगिक में जैसे मान लो अपने एल्कोहल पढ़ा तो एल्कोहल में किसी भी स्थिति समावयवता का उदाहरण, मध्यावयवता का उदाहरण इस प्रकार से दे रखे हैं कि भाई इसमें कौन सी समावयवता होगी। इस प्रकार से पूरे एक चैप्टर में न दे करके इसको पूरे अलग अलग चैप्टर में ऐसे बिखेर के दे रखा है ना। तो मध्यावयवता का क्वेश्चन पूछा जाता है एक तो। ठीक है, तो मध्यावयवता देखिए क्या होती है। मध्यावयवता को पहचानने के लिए पहली तो ये बात है कि जो भी क्रियात्मक समूह है हो उस क्रियात्मक समूह में दोनों तरफ कोई कार्बन समूह होना चाहिए। जैसे मान लो ईथर में दोनों तरफ कार्बन समूह है। एस्टर में दोनों तरफ कार्बन समूह होगा तभी वो एस्टर होगा, नहीं होगा ही नहीं। ठीक है, कीटोन, इसमें भी दोनों तरफ कार्बन समूह होगा तभी वो कीटोन बनेगा। तो इस प्रकार के यौगिक होना चाहिए। जैसे मान लो ये है अपने पास में CH3, CH2O, CH2 और CH3, ये ईथर है। अब मध्यावयवता में क्या करते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है वो दो इसकी संयोजकता होती है, दो ओपन संयोजकता, इधर से भी जुड़ सकता है और इधर से भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो इधर से भी और जो इधर से भी जुड़ता है
उसमें अपन क्या करेंगे कि इसको अपन इधर रखेंगे और इसको अपन इधर रखेंगे, ऐसे कर सकते हैं। तो या तो इसको इधर रख लें या इसको इधर रख लें। मान लो अपन ने क्या किया, इस वाले कार्बन को इस वाली साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, नया यौगिक CH3 CH2, फिर ये CH2 इसको इधर ले आए यहाँ पे, फिर ये ऑक्सीजन वापस और ये CH3। तो ये जो दोनों यौगिक हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, मध्यावयवी होंगे। ठीक है, ये दोनों यौगिक आपस में क्या होंगे, मध्यावयवी होंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन अगर इसको एक बार और इसको इधर कर लें तो एक बार देखना आप, CH3 CH2 CH2 और इसको भी वापस CH2 और OH, तो क्या ये दोनों मध्यवयवी होंगे? ये है एल्कोहल और ये है ईथर, तो ये दोनों मध्यवयवी नहीं होंगे, ये फिर क्या बन जाएंगे, क्रियात्मक समूह की समावयता हो जाएगी इनके अंदर, क्रियात्मक, क्योंकि ये एल्कोहल अलग क्रियात्मक समूह है और ईथर अलग क्रियात्मक समूह है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगी, क्रियात्मक समूह की समावयता। कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला कि जो मध्यवयवता है उसमें कार्बन समूह को अपन इधर उधर करते जरूर हैं, लेकिन कोई नया क्रियात्मक समूह नहीं बन जाना चाहिए, समझे, नया क्रियात्मक समूह नहीं बन जाना चाहिए। ईथर है तो ईथर ही रहेगा बाद में भी। अगर अपन कोई एस्टर का एग्जांपल ले तो फिर वो एस्टर ही रहना चाहिए, ऐसे नहीं वो एसिड बन जाए तो फिर वो अलग क्रियात्मक समूह। जैसे एस्टर में अपन ऐसे करके देखते हैं, जैसे ये है अपने पास में एक यौगिक, ये वाला अपने पास में एक यौगिक है। अब इस यौगिक में आप देखिए, इस यौगिक में अपन इसको मध्यवयवी बनाते हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो इस समूह को यहाँ लेकर के जाएं या फिर इस CH2 समूह को यहाँ पे लेकर के आएँ। तो अपन क्या करते हैं, इस समूह को एक बार यहाँ लेकर के जाते हैं, तो ये देखो CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 समूह अपन ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिर ये O, फिर CH2 और CH3, तो ये दोनों, ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, एक CH2 समूह इसमें इस साइड है, इसमें इस साइड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुए C2H5 है और इसमें ऑक्सीजन से C3H7 है। ठीक है, तो ये जो प्रतिस्थापी समूह ये वाले, तो ये अलग अलग है, तो ये मध्यवयवी है। मध्यवयवी का मतलब जो दो बंध युक्त जो क्रियात्मक समूह होगा, जिसकी दो ओपन संयोजकता होगी, दो वैलेंसी होगा, दोनों तरफ से वो जुड़ पाएगा, उसमें कार्बन की संख्या अलग अलग हो, तो वो मध्यवयवी होगा। उसको देखने पे वो मध्यवयवी का पता चलेगा। लेकिन अगर अपन मान लो इसको एक बार और इधर से शिफ्ट कर दे, जैसे ये दोनों CH2 है ना, तो इनको इधर भेज दें, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि इससे एक तो ये बन गया और इसी से अपन अगला यौगिक बनाएं कि इसको अपन क्या कर दें, इधर शिफ्ट करें, तो CH3, फिर ये CH2, वापस CH2 क्योंकि इसको इधर ले आए, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर ये O और ये CH3, तो ये तीनों आपस में मध्यवयवी हैं। अब देखो इस CH3 को भी अगर अपन इधर शिफ्ट करें तब क्या बनता है, CH3 CH2 वापस CH2, फिर ये वापस CH2, C डबल बॉन्ड O और फिर ये OH, तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया। अब ठीक है, तो ये क्या बन गया, एसिड बन गया, ये एसिड बन गया और ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, तो अब ये दोनों जो हैं वो मध्यवयवी नहीं है बिल्कुल भी, ये क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गए। इसमें अलग क्रियात्मक समूह एस्टर और इसमें अलग क्रियात्मक समूह एसिड, तो दोनों अलग अलग यौगिक हुए, तो दोनों अलग अलग यौगिक हुए, अलग अलग क्रियात्मक समूह हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों मध्यवयवी नहीं होंगे। उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे, क्रियात्मक समूह की समावयता हो जाएगी। तो इस प्रकार से, अच्छा, अणुसूत्र इनमें सब में समान है, जो अपने पहली डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में कि अणुसूत्र समान, ये जो यौगिक है इनमें तीनों का अणुसूत्र समान है, तो ये समावयवी तो है, लेकिन ये दोनों तो मध्यवयवी है, ये क्रियात्मक और ये भी क्रियात्मक। क्रियात्मक क्यों, क्योंकि इसमें एल्कोहल क्रियात्मक समूह है और ना, इसमें ईथर है और इसमें भी क्या है, ईथर है, तो ये दोनों ईथर है और CH2 समूह का अंतर है, तो ये तो दोनों मध्यवयवी होंगे आपस में, लेकिन ये दोनों क्रियात्मक और पहला और तीसरा भी क्रियात्मक। इसी प्रकार अपन इसमें देखेंगे तो ये और ये मध्यवयवी होगा, ये और ये भी मध्यवयवी, ये भी मध्यवयवी है ना, ये तीनों आपस में एक दूसरे के मध्यवयवी हैं। लेकिन ये तीनों जो ऊपर वाले हैं वो इस एक से, लास्ट वाले से, चौथे से क्या होंगे, क्रियात्मक समूह की समावयता होगी उनमें, क्योंकि इनमें क्रियात्मक समूह बदल गया। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो भाई, क्रियात्मक समूह की समावयता तो कब होती है, मध्यवयता कब होती है। मध्यवयता कब होगी, जब भी CH2 समूह का या फिर मैथिल समूह का, या जो मैथिलीन जो समूह है ये CH3 या CH2 जो समूह है मैथिलीन, उसका अंतर हो दोनों यौगिकों में, लेकिन क्रियात्मक समूह वही हो, तब मध्यवयता होगी। लेकिन अपन उसको भेजते जा रहे हैं, अगर क्रियात्मक समूह बदल गया तो फिर क्रियात्मक समूह की समावयता हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये इतना सा आपके पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें इतना सा आपको बताया। उसके बाद में अगला अपन क्या देखेंगे, जो
समावयवता है उसमें अपन एक देखेंगे सिस और ट्रांस की समावयवता। सिस ट्रांस समावयवता ये किन किन में होती है ना, इस प्रकार से अपन इसको देखेंगे। इसको एक तरह से अपन विन्यासी समावयवता देखते हैं, और विन्यासी में फिर वैसे दो प्रकार होते हैं इसमें विन्यासी के, एक तो प्रकाशिक समावयवता होती है और एक सरूपण समावयवता होती है। पहले अपन देखते हैं विन्यासी। इसका विन्यास अलग अलग होगा। विन्यासी समावयवता, अब देखिए जो विन्यासी समावयवता है ना, उसमें भी समावयवता की डेफिनेशन के अनुसार ही अपन क्या देखेंगे, अणुसूत्र समान होगा। अणुसूत्र समान होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो विन्यासी समावयवता है उसमें क्या होता है, संरचनात्मक सूत्र भी समान होगा। संरचनात्मक सूत्र भी समान होगा, लेकिन इसमें अलग क्या होता है, संरचनात्मक सूत्र भी समान होगा, इसमें अलग क्या होता है, त्रिविम विन्यास, यह जो आकाशीय व्यवस्था है, परमाणुओं के व्यवस्थित होने का जो क्रम है 3D में, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें विन्यास अलग अलग होगा ये कह सकते हैं, या फिर आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होगी ये कह सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या अलग होगी, त्रिविम विन्यास अलग अलग होगा। त्रिविम विन्यास अलग अलग होगा, इसलिए इसे त्रिविम समावयवता भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, त्रिविम विन्यास अलग अलग होगा या आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होगी, अणुसूत्र संरचनात्मक सूत्र दोनों क्या होंगे, समान ही होंगे। तो जो विन्यासी समावयवता है उसमें एक होती है सिस और ट्रांस समावयवी। सिस और ट्रांस समावयवी। देखो सिस कौन सा होता है, ट्रांस कौन सा होता है, और ये किस प्रकार के यौगिकों में होगी। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे अपन कि ये जो समावयवता है सिस ट्रांस, वो किस प्रकार के यौगिकों में होगी। तो ये होगी एक तो एल्कीन में, ठीक है, एक होगी ऑक्जिम में, और एक होगी एलिसाइक्लिक यौगिकों में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। इन तीन जगहों पे क्या होगी, ये सिस ट्रांस समावयवी होंगे। ठीक है, या फिर इन तीन नाम ना लेकर के अपन एक ही कह सकते हैं जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन होगा। प्रतिबंधित घूर्णन होगा, जिनमें प्रतिबंधित घूर्णन होगा उन यौगिकों में ये सिस ट्रांस समावयवी पाए जाएंगे, जिनमें क्या होगा, प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब होता है कि जब भी अपन उन दोनों को घुमाएंगे, ठीक है, तो घूर्णन हो नहीं पाएगा। जैसे इसका देखो एल्कीन में, जैसे ये है एल्कीन, ये दो समावयवता से मान लो यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन है और ये कार्बन है, इन दोनों को आप एक तरह से ऐसे मानो कि जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है और ये दोनों ऐसे जुड़े हुए हैं। अब इसको घूर्णन कराएंगे अपन ऐसे, तो ये टूट जाएगा इस प्रकार से, ऐसे जब भी ऐसे घूर्णन होगा तो टूट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो प्रतिबंधित घूर्णन होगा। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब जो प्रतिबंधित मतलब जो घूर्णन है उसमें प्रति लगा हुआ है, बंधित प्रतिबंधित घूर्णन मतलब घूर्णन होने को रोकेगा। ठीक है, अगर इसी के बीच में अगर एक ही बंद होता, जैसे मान लो ये एक ही बंद है, तो ये आराम से घूम सकता है ऐसे, टूटने की कोई दिक्कत नहीं होगी, बंद टूटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आराम से घूम जाता, लेकिन ये घूम नहीं पाएगा, इसको बोल देंगे प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, कुल मिला के बात ये है। या फिर कोई रिंग पाई जाएगी, जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो उनमें कोई रिंग पाई जाएगी, है ना, और ऑक्जिम है तो उनमें भी डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अब इनको अपन ये देखेंगे कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन युक्त यौगिकों के अंदर यह है पाई जाएगी कौन सी समावयवता, यह सिस ट्रांस समावयवता इनके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, अब अपन एल्कीन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ये है एल्कीन कोई, देखिए पहली बात प्रतिबंधित घूर्णन है कि नहीं, इसमें प्रतिबंधित घूर्णन है इसमें। अब इसके अंदर ये सिस ट्रांस समावयवता पाई जाएगी क्या, नहीं पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि जो ये कार्बन परमाणु है
जिसको अपन घुमाएंगे, या फिर जो ये कार्बन परमाणु है जिसको अपन घुमाएंगे, उस कार्बन के ऊपर अलग अलग समय होने चाहिए। और इसके ऊपर मैंने क्या जोड़ा है, 2 CH3 समय जोड़ेगा। तो प्रतिबंधित घूर्णन युक्त यौगिक होने चाहिए, पहली बात ये। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जो प्रतिबंधित घूर्णन युक्त कार्बन परमाणु हैं, या फिर जो दोनों कार्बन परमाणु हैं जो प्रतिबंधित घूर्णन करेंगे, वो दोनों कार्बन परमाणु क्या होने चाहिए, वो दोनों कार्बन जो परमाणु हैं, उन दोनों कार्बन परमाणु के बीच में कौन सा घूर्णन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। उन दोनों कार्बन परमाणुओं पर क्या होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए, ठीक है। उनके बीच में कौन सा होना चाहिए, द्विबंध होना चाहिए। तीसरी बात, प्रतिबंधित घूर्णन और द्विबंध, ये दोनों तो एक ही बात हो गई, है ना। एक बात क्या होती है, जो दोनों कार्बन परमाणु हैं उनके ऊपर अलग अलग समय होना चाहिए। दोनों कार्बन परमाणुओं पर अलग अलग समूह होना चाहिए, अलग अलग समूह होना चाहिए। प्रतिबंधित घूर्णन हो युक्त यौगिक होना चाहिए, या फिर उनके बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड नहीं हो तो उसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई भी रिंग होनी चाहिए या कोई भी साइकिल होनी चाहिए, ये चीज़ हो। तो इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ हो, चाहे साइकिल हो चाहे डबल बॉन्ड हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं भाई जो इनके बीच में प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। दूसरी बात ये होती है कि दोनों कार्बन परमाणु पर अलग अलग समूह होना चाहिए। अगर अलग अलग समूह नहीं होगा तो उसमें समावयता नहीं होगी, ना तो सिस होगी और ना ही ट्रांस होगी, ठीक है। अपन ने अभी तक इसमें क्या देखा है, इससे सिस ट्रांस समावयता, ये इंपॉर्टेंट, इसको वापस से देख लो। तो जो सिस ट्रांस समावयता है उसमें दोनों जो कार्बन परमाणु है उसके ऊपर 2 अलग अलग समूह उपस्थित होने चाहिए, ये वाले, ठीक है। अगर अलग अलग समूह उपस्थित नहीं होंगे, समान ही समूह उपस्थित होंगे, तो उसमें ये समावयता नहीं पाई जाएगी। उसके बाद में देखो एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक हुआ अपने पास में, ठीक है। NH2 है, ये एमिनो समूह है ये। अब इस यौगिक के अंदर सिस ट्रांस समावयता, या फिर इसको अपन एक और समावयता का नाम इसको अपन दे सकते हैं ज्यामितीय समावयता, ज्यामितीय समावयता, है ना। तो इसके अंदर ये ज्यामितीय सिस ट्रांस समावयता होगी या नहीं होगी, तो अपने को कैसे पता चलेगा। अपने को जैसे 2-5 यौगिक दे दे और उसमें से अपने को ऐसे बोले भाई किन किन से कौन कौन से ऐसे यौगिक जिनमें ये ज्यामितीय समावयता पाई जाएगी और कौन कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर ये समावयता नहीं पाई जाएगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ये चेक करेंगे कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन है या नहीं है। प्रतिबंधित घूर्णन का कैसे पता चलेगा, डबल बॉन्ड होगा, या तो डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर कोई रिंग होगी, कोई साइकिल होगी, ठीक है। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो एक शर्त पूरी हुई। दूसरा क्या है, जो 2 कार्बन परमाणु हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या जो साइकिल से जुड़े हुए हैं, उन दोनों कार्बन परमाणुओं के ऊपर 4 अलग अलग समूह उपस्थित होने चाहिए। मतलब इसके ऊपर जो 2 समूह है वो अलग होने चाहिए और इसके ऊपर जो 2 समूह है वो अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। मतलब कुल मिला के ऐसे है, ऐसे नहीं कि इस पे जो 2 समूह हैं उनसे ये दोनों अलग होने चाहिए, ये नहीं बोला मैंने ये बोला है आपको कि इस पर जो भी 2 समूह हैं वो दोनों आपस में अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। चाहिए इसके जैसे ही हो, लेकिन जो आपस में इसके ऊपर जो 2 समूह हैं वो अलग होने चाहिए, और इस कार्बन पर भी जो ये 2 समूह हैं वो अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इस पर 2 अलग समूह होने चाहिए, इस पर 2 अलग समूह होने चाहिए, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है कि इसके कार्बन के ऊपर जो भी 2 समूह वो दोनों अलग अलग होने चाहिए, और इस कार्बन पर भी जो 2 समूह वो दोनों भी अलग अलग होने चाहिए, तब उसमें क्या होगी, ज्यामितीय समावयता होगी। अब जो ज्यामितीय समावयता होगी तो फिर उसमें उसका रूप कौन सा होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर समान समूह है, अगर समान समूह है एक तरफ हो तब तो क्या होगी, सिस, या फिर इसको बोलते हैं समपक्ष, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सिस। अगर समान समूह है एक तरफ ना हो
एक तरफ ना हो, तब उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस या फिर विपक्ष, ट्रांस या फिर विपक्ष समावेश। अब देखिए इसमें जो समान समूह दोनों कार्बन के ऊपर चेक करने की समान कौन से, तो इसके ऊपर CH3 है और इसके ऊपर CH3 है, दोनों समान समूह है। ये दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए, या तो ऊपर ही या फिर नीचे ही, या फिर इस कार्बन इस यौगिक को अगर ऐसे रखें तो दाईं तरफ ही होनी चाहिए या फिर बाईं तरफ ही होनी चाहिए। इसके अंदर ये NH2 समूह है और ये NH2 समूह है, ये दोनों क्या है? या तो ऊपर ही होनी चाहिए या फिर नीचे ही होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है? ये NH2 समूह नीचे है और ये NH2 समूह ऊपर है, तो इसके अंदर एक तरफ है क्या? एक तरफ नहीं है, तो कौन सी होगी? ट्रांस। और इस CH3 से अगर देखें तो ये भी विपरीत साइड में है, तो इसमें से अगर समावेता चेक करें तो कौन सी होगी? ट्रांस समावेवी होंगे ये यौगिक। ठीक है, वापस से देखते हैं इसको। मैं एक बार बोर्ड को क्लीन करके आपको वापस से शर्तों के साथ सारी चीज़ें बताता हूँ मैं, है ना। 2-3 यौगिक लेंगे, फिर अपन चेक करेंगे उनमें एक एक में बारी बारी से कि भाई उसमें ज्यामितीय समवेता होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो फिर कौन सी होगी? सिस होगी या फिर ट्रांस होगी। इस प्रकार से अपन एक एक को चेक करेंगे। जैसे अपने पास में ये वाला यौगिक है, ठीक है। ये अपने 5 यौगिक देखें। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इन यौगिकों के अंदर अपन पहले तो ये देखेंगे भाई ज्यामितीय समावेता होगी या फिर ज्यामितीय समावेता नहीं होगी, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे? उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि भाई ज्यामितीय समावेता अगर होगी तो फिर उसमें कौन सी होगी? सिस रूप बोलूँ उसको या फिर ट्रांस रूप बोलूँ। अगर इनमें से इन 4 जो यौगिक हैं इधर वाले, इनमें से अपने को पता चला भाई सिस है तो फिर उसका अपन ट्रांस भी बनाएंगे, अगर पता चला ट्रांस है तो फिर उसका अपन सिस भी बनाएंगे। इस प्रकार से अपन इनको एक एक को देखेंगे। सबसे पहले ये वाला यौगिक देखो फर्स्ट, इसमें सबसे पहले भाई ये ज्यामितीय समावेता होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए पहली बात क्या है कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए या डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर उसमें क्या होना चाहिए? कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें प्रतिबंधित घूर्णन है, डबल बॉन्ड है तो प्रतिबंधित घूर्णन है। दूसरी बात क्या है? जो 2 कार्बन परमाणु है उन दोनों के ऊपर प्रत्येक पर अलग अलग कार्बन समूह उपस्थित होना चाहिए, ये अलग अलग समूह उपस्थित होना चाहिए। तो ये जो कार्बन परमाणु था इसके ऊपर F और Cl 2 अलग अलग हैं, ये जो कार्बन परमाणु है इसके ऊपर भी F और Cl दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या होगी? ज्यामितीय समावेता होगी। अब ज्यामितीय समावेता होगी तो फिर कौन सी है? ये जो यौगिक है वो कौन सा रूप है इसका? सिस रूप है या फिर ट्रांस रूप है? तो अपन इसको देखेंगे। अब अपन क्या देखेंगे? जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु के ऊपर जो समान समूह है वो एक तरफ हैं या फिर अलग अलग तरफ हैं। जैसे मान लो इसमें क्या है? फ्लोरीन और इसमें क्या है? फ्लोरीन, दोनों एक ही साइड में स्थित हैं। इधर क्या है? क्लोरीन और इधर क्या है? क्लोरीन, दोनों क्या है? एक ही तरफ स्थित हैं। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? सिस रूप हो जाएगा।
अब इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इसका नेक्स्ट रूप ट्रांस रूप। तो ट्रांस कौन सा होगा, पहले बात तो प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, दूसरी बात इसके प्रत्येक कार्बन के ऊपर अलग अलग समूह उपस्थित होना चाहिए। तो ये जो कार्बन है उसके ऊपर दो F और Cl अलग समूह है, ये कार्बन है इसके ऊपर भी F और Cl दो अलग समूह उपस्थित हैं। अगर दोनों अलग समूह उपस्थित हैं तो इसको सिस और ट्रांस देखेंगे, क्योंकि ज्यामितीय समायता तो होगी। अब ज्यामितीय समायता होगी तो फिर अपन क्या देखेंगे कि भाई इसके ऊपर ये सिस समायोगी होगा या फिर ट्रांस होगा। तो इसमें देखो F और इधर F, ये दोनों एक तरफ नहीं है, दोनों विपरीत साइड में है ऐसे, और इधर क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, दोनों क्या है, विपरीत साइड में है। तो अगर ये दोनों विपरीत साइड में तो कौन सी समायोता होगी, ट्रांस समायोता होगी। ठीक है, अब इसमें ट्रांस समायोता हुई। इसके बाद में इस वाले यौगिक में देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई प्रतिबंधित घूर्णन है कि नहीं है। तो इसमें डबल बॉन्ड है तो प्रतिबंधित घूर्णन होगा। प्रतिबंधित घूर्णन होगा तो इसके बाद में अपन ये चीज देखेंगे, तो जो दोनों कार्बन परमाणु हैं उनके ऊपर जो दो समूह जुड़े हुए वो दोनों अलग अलग हैं या फिर एक ही है। तो इसमें देखो, इस कार्बन परमाणु के ऊपर दो समूह, CH3 मतलब मैथिल समूह है, और ये एसिड का समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह COOH समूह, दोनों अलग अलग हैं। इसके ऊपर अपन देखेंगे तो इसके ऊपर ये मैथिल समूह है और इसके ऊपर इधर कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, ये भी दोनों अलग अलग हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि इसमें ज्यामितीय समायोता होगी। अब ज्यामितीय में से कौन सी होगी, सिस होगी या ट्रांस होगी। तो इधर देखो, सिस अगर होगी, देखो दो समान समूह CH3 और CH3 दोनों सेम साइड में, तो ये कौन सा रूप होगा, सिस। और ये COOH और COOH समान समूह है, तो कौन सा रूप होगा इसका, सिस रूप होगा। अब इसका अपन ट्रांस रूप देखेंगे, इसका अपन ट्रांस रूप बनाएंगे खुद ही। तो ट्रांस रूप देखिए कैसे बनाएंगे, ये जो समूह है CH3 दोनों अगर विपरीत साइड में आ जाए तो ट्रांस समूह हो जाएगा। अगर COOH इन ये दोनों भी अगर विपरीत साइड में जाए तो ट्रांस समूह बन जाएगा। अपन क्या करेंगे, ये जो ऐसे दो बंद बने हुए हैं ऐसे इस प्रकार से बदल देंगे ऐसे, या फिर अपन इसको ऐसे बदलेंगे। देखिए एक बार, ये CH3 समूह है और ये COOH समूह है, ये यहाँ पे द्विबंधित घूर्णन है, और मान लो कि यहाँ पे कार्बन समूह है, तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे ऐसे, मतलब जो ऊपर CH3 समूह था वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे COOH समूह है वो ऊपर चला जाएगा। ऐसे घुमा दिया इसको, तो CH3 नीचे आ गया और COOH कहाँ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे बना देंगे वापस उल्टा करके, ये C, और इसको अपन ने घुमाया तो ऊपर तो क्या चला जाएगा, COOH समूह है, नीचे आ जाएगा CH3, और इस वाली साइड में ये दोनों चीजें ऐसे कैसे रहेंगे, CH3 और COOH। ठीक है, अब देखिए ये CH3 और ये CH3 दोनों क्या है, विपरीत साइड में। ये COOH और ये COOH दोनों कौन सी साइड में हुई, विपरीत साइड में हुई, तो क्या हो जाएंगे, ट्रांस रूप हो जाएगा। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप। और ये कौन सा रूप दिया हुआ है अपने को, सिस रूप। तो अपने को ऐसे भी पूछा जा सकता है, भाई इसका सिस रूप दे दिया और इसका ट्रांस रूप बनाओ, तो अपन ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ज्यामितीय समायोता पहली बात तो है या नहीं है। अगर ज्यामितीय समायोता है तो फिर उसके अंदर कौन सी समायोता है और उसको दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए, पहला शर्त क्या था कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, तो इसमें डबल बॉन्ड है मतलब प्रतिबंधित घूर्णन है। प्रतिबंधित घूर्णन अगर है तो इसके अंदर ज्यामितीय समायोता पाई जाएगी। दूसरी बात, प्रत्येक कार्बन के ऊपर अलग अलग समूह उपस्थित होना चाहिए। तो इस कार्बन के ऊपर C2H5 एथिल समूह है और ये फ्लोरीन, इधर भी एथिल और ये मैथिल, तो यहाँ पे भी दोनों अलग अलग समूह उपस्थित हैं, और यहाँ पे भी क्या है, दोनों अलग अलग समूह उपस्थित हैं। तो इसके अंदर ज्यामितीय समायोता पाई जाएगी। अब अपने को ये चेक करना है कि भाई इसमें सिस है कि ट्रांस है। तो पहले अपन देखेंगे कि समान समूह एक तरफ है या फिर समान समूह अलग अलग साइड में है। तो इसमें देखो C2H5 दोनों सेम साइड में है, एथिल समूह। ठीक है, और इधर नीचे की साइड में देखेंगे तो फ्लोरीन और मैथिल। अब आप बोलेंगे गुरुजी ये तो दोनों अलग अलग समय, एक बार एक समय सेम आ गए ना, जैसे इधर भी C2H5 और ये भी C2H5 दोनों सेम समय एक बार से एक साइड में आ गए ना, और अपने ज्यामितीय समायोता की पहले ये सर देख ली भाई ज्यामितीय समायोता है कि नहीं, तो है। अब कोई सा ना कोई सा तो होगा, सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। तो इधर नहीं देखना है उसके बाद में कि दोनों साइड में ही सेम हो, ऐसे नहीं। एक साइड में भी अगर सेम आ गया तो फिर सिस समायोता हो जाएगी, या फिर एक साइड में भी अगर विपरीत आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रांस समायोता उसमें हो जाएगी। तो ये कौन सी समायोता हो जाएगी, सिस। और फिर इसको अपन अगर ट्रांस में चेंज करेंगे तो ये C
ये तो हो गया। अब या तो आप इसको बदल दो या फिर इसको बदल दो। इससे पहले वाले एग्जांपल में इस वाले साइड को बदला था, इसमें इस वाली साइड को बदलते हैं। तो इस वाले को अपने सेम लिख लिया, ये एथिल समूह है और ये CH3 समूह है। उसके बाद में ये C2H5 और ये F, तो इस F को मैंने ऊपर कर लिया और नीचे वाली साइड में अपन ने किसको किया, C2H5 को, C2H5 को कर लिया। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, विपरीत साइड हो गई, ऐसे ये विपरीत साइड हो गई। ठीक है, तो ये C2H5 दोनों विपरीत साइड हो जाएंगी। तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, इसका ट्रांस रूप अपन ने बना लिया। ठीक है, ये कौन सा रूप हो जाएगा, ट्रांस रूप हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ये एग्जाम्पल है, इसको अपन देखते हैं कि इसमें पहली बात तो ज्ञात समायोता होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कौन सी होगी। तो देखिए प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, तो प्रतिबंधित घूर्णन है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड उपस्थित है। प्रतिबंधित घूर्णन के बाद में दूसरी क्या चीज़ है कि प्रतिबंधित घूर्णन के बाद में एक कार्बन के ऊपर दो अलग अलग समय होने चाहिए। तो इस कार्बन पे देखो, ये कार्बन है, दोनों अलग अलग समय NH2 और CH3, तो इसके अंदर दोनों अलग अलग हैं। इस कार्बन पे देखो दो अलग अलग हैं कि नहीं है, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो इसमें ज्यामितीय समायोता होगी ही नहीं। आप एक बार खुद ही सोच के देखो, अगर इसको आप बदलोगे ऐसे तो इधर भी CH3 की स्थिति में इधर CH3 आएगा, इधर CH3 की स्थिति में NH2 आएगा। अगर इसको बदलोगे तब भी क्या आएंगे, ऐसे कैसे ग्रुप बनेंगे, तो इसमें समायोता होगी ही नहीं। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, ज्यामितीय समावयवता नहीं है, ज्यामितीय समावयवता नहीं है। अपन ने कुल मिला के ज्यामितीय समावयवता का एक रूप पढ़ा है एल्कीन में, सिस और ट्रांस रूप। तो सिस कब होगा, जब समान समय एक तरफ होंगे तब सिस होगा, और जब समान समय अलग अलग साइड होंगे तब ट्रांस होगा। और समायोता होगी या नहीं होगी ये कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, भाई प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए और प्रत्येक कार्बन के ऊपर दो अलग अलग समय होने चाहिए। जैसे ये कार्बन है तो दो अलग होने चाहिए और ये कार्बन है तो दो अलग अलग समय होने चाहिए। अगर दोनों अलग अलग हैं तो फिर अगर और प्रतिबंधित घूर्णन भी है तो वो समायोता होगी, ज्यामितीय समायोता। फिर उसमें रही बात सिस और ट्रांस की, तो अगर समान समूह है एक बार भी अगर सेम साइड में आ गए तो सिस, और समान समूह अगर सेम साइड में नहीं आए तो ट्रांस समावयवी। बस इतनी सी चीज़ है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे सिन और एंटी समावयवी, सिन और एंटी समावयवी। सिन और जो एंटी समावयवी है वो किस में पाई जाती है, ऑक्जिम में। ऑक्जिम क्या होते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पहली बात तो ऑक्जिम किस प्रकार के यौगिकों को अपन ऑक्जिम यौगिक बोलते हैं, और उसमें सिन और एंटी समावयवी किस प्रकार से पाई जाती है, कैसे उसके रूल हैं, कैसे अपन उन यौगिकों को देख के पहचानेंगे कि उसमें सिन समावयवी है या फिर एंटी समावयवता है, ये चीज़ अपने को देखनी है। ठीक है, तो सिन और जो एंटी समावयवता है उसको अपन कैसे देखिए, अपन देखेंगे। पहली बात तो ज्यामितीय समावयवता है, तो पहली बात तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना ही चाहिए। मतलब ज्यामितीय समावयवता की पहली पहचान यही है कि प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, प्रतिबंधित घूर्णन के अलावा ऑक्जिम में पाई जाती है ये समावयवता। सिन और एंटी अपन किस में देखते हैं, ऑक्जिम में देखते हैं। अब ऑक्जिम क्या होता है, ऑक्जिम का ये मतलब होता है C डबल बॉन्ड N और OH, ये ग्रुप आना जरूरी है। उसके अलावा जो कार्बन की दो वैलेंसी है उसके ऊपर कोई भी दो अलग अलग समय जुड़े हुए हो, चाहे सेम समय जुड़े हुए हो उसके अंदर, लेकिन ये C डबल बॉन्ड N OH ये समूह जो आएगा तभी उन यौगिकों को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्जिम यौगिक बोलेंगे, अन्यथा अपन उनको ऑक्जिम नहीं बोल पाएंगे। तो पहली बात तो ये कि ये वाला स्ट्रक्चर आनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आने के बाद में दूसरी, इस नाइट्रोजन को आप देखिए वापस, ये जो कार्बन की दो वैलेंसी इधर से पूरी होगी, बची दो वैलेंसी, तो जो दो वैलेंसी बच गई वो यहाँ पे और यहाँ पे पूरी हो रखी है। मान लो यहाँ पे कोई भी समूह है, दो अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं, या R1 R2 मान सकते हैं, FCl मान सकते हैं, BRI मान सकते हैं, कोई भी दो अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। अब दो इधर से कार्बन की हो गई वैलेंसी पूरी। नाइट्रोजन जो है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें दो इधर से, एक इधर से 3, और एक इसमें क्या बच जाएगा, लोन पेयर, और मैंने इस लोन पेयर को इस प्रकार से दिखा दिया। ठीक है, तो ये लोन पेयर हो गया। और दो तो अपने पास में कुल मिला के क्या चीज़ होगी ऑक्जिम समावयवता में,
एक OH समूह होगा जो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, एक लोन पेयर होगा जो नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, और कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और कार्बन के ऊपर 2 समूह जुड़े हुए होंगे, कार्बन के ऊपर 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये चीज़ हुई। R1 और R2 मान सकते हैं, कोई भी 2 अलग अलग समूह जुड़े हुए होंगे। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, अगर ये संरचना है तो ऑक्जिम है वो, अगर ऑक्जिम है तो उसमें फिर ये डबल बॉन्ड आ गए तो प्रतिबंधित घूर्णन भी होगा। अब प्रतिबंधित घूर्णन होगा, ऑक्जिम भी होगा, तो उसमें ज्यामितीय समायोजकता पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? नहीं। अभी अपन नहीं बता सकते कि भाई ज्यामितीय समायोजकता पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी। ये जो कार्बन की जो 2 वैलेंसी है, वो दोनों वैलेंसी भी क्या होनी चाहिए? अलग अलग समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो कार्बन की दोनों वैलेंसी, दोनों संयोजकता कह सकते हैं अपन, वैलेंसी कह सकते हैं, संयोजकता या वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए, अलग अलग समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। कार्बन की जो 2 संयोजकता है, दोनों अलग अलग समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। पहली बात, सिन और एंटी समायोगी या ज्यामितीय समायोजकता होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, ऑक्जिम वाले यौगिकों के अंदर ही सिन और एंटी समायोजकता पाई जाएगी, या ज्यामितीय समायोजकता जो है वो, ज्यामितीय समायोजकता में तो 2-3 उदाहरण हो गए, तो लेकिन जो सिन एंटी है वो ऑक्जिम में ही पाई जाएगी। अब ऑक्जिन क्या है? ऑक्जिम में कार्बन और जो नाइट्रोजन है, मतलब कुल मिला के अगर अपन कुछ भी याद नहीं रखिए, इतनी सारी शर्तें याद नहीं रखे, तो अपन 2 शर्तें अगर याद रख लें कि ऑक्जिम में पाई जाएगी, और लेकिन जो ऑक्जिम के जो 2 कार्बन की जो 2 खाली वैलेंसी हैं, वो दोनों वैलेंसी अलग अलग समूह से प्रतिस्थापित होनी चाहिए, या फिर ये अपन ये कहें कि भाई अलग अलग उसके अंदर समूह से जी जुड़ी हुई होनी चाहिए, तभी इसमें सिन और एंटी समायोजकता अपन बता पाएंगे। तो कुल मिला के अगर अपन डायरेक्ट ऐसे याद रख लेंगे, जो सिन और एंटी समायोजकता है वो ऑक्जिम में पाई जाएगी, मतलब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और एक OH समूह जुड़ा होना चाहिए, एक लोन पेयर तो अपने आप ही बच जाएगा, तो ऑक्जिम में। और जो कार्बन की जो दोनों वैलेंसी है वो दोनों अलग अलग होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए। अब इसके अपन 1-2 उदाहरण देखते हैं, उनसे अपने को पता चलेगा कि भाई किस प्रकार की ये यौगिक हैं, किस प्रकार ये समायोजकता कौन कौन से यौगिकों में पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए ये है OH, यहाँ पे CH3 लिख दिया मान लो मैंने, और यहाँ पे लिख दिया C2H5, मतलब मैथिल और एथिल समूह लिख दिया। यहाँ पे मैं लोन पेयर बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ये मेरा काम है। ऐसे नहीं कि भाई लोन पेयर नहीं बनाया, बनाओ, या फिर आप एग्जाम में ऐसे भाई लोन पेयर बनाया हुआ नहीं आया था। यहाँ पे जरूरी नहीं कि वो लोन पेयर आपको बना के ही दे एग्जाम में, या फिर बुक में बनाया हुआ। ये समझने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, दूसरी बात, जो कार्बन की दोनों वैलेंसी, इसमें ये ऑक्जिम समूह आ गया, ये ऑक्जिम समूह आ गया। दूसरी बात क्या होती है इसके अंदर कि दोनों संयोजकता अलग अलग समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो दोनों संयोजकता अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है। एक में क्या है मैथिल और दूसरे में क्या है एथिल, 2 अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है दोनों समायोजकता। तो ये क्या है, इसमें सिन और एंटी समायोजकता में से चाहे कोई सी पाई जाए, चाहे सिन हो चाहे एंटी हो, लेकिन इसमें पाई जाएगी। ठीक है, या तो सिन पाई जाएगी या फिर एंटी पाई जाएगी। ठीक है, अलग अलग होगी तो, अगर अलग अलग नहीं होगी तो फिर ये समायोजकता सिन और एंटी या फिर ज्यामितीय समायोजकता का उदाहरण नहीं होगा। ये मैंने लोन पेयर भी बना दिया। जैसे मान लो इस प्रकार का यौगिक हो, अच्छा क्यों नहीं पाई जाएगी, इसी से समझा देता हूँ मैं। अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊँ तो ये ऊपर C2H5 जाएगा, नीचे CH3। तो पहले मैथिल के सामने कौन था, लोन पेयर। अगर इसको घुमा देंगे तो एथिल के सामने लोन पेयर आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा नहीं, C डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर और ये OH, और इसको अपन ने घुमाया तो ऊपर चला गया C2H5 और नीचे आ गया CH3। तो ये चीज़ हुई। तो इसके अंदर, इसमें देखिए मैथिल के सामने लोन पेयर था, इसमें एथिल के सामने लोन पेयर है, तो विन्यास बदल गया। विन्यास बदल गया तो ज्यामितीय समायोजकता होगी इसके अंदर। अगर ज्यामितीय समायोजकता होगी तो फिर अब अपन ये चेक करेंगे कि भाई कौन सी ज्यामितीय समायोजकता होगी। इसको चेक करने का तरीका ये होता है, बहुत आसान है। जो OH समूह है ये उसके सामने में यहाँ पे छोटा समूह होगा तो सिन,
और अगर बड़ा समूह होगा तो एंटी। जैसे ये OH समूह है, इसी को देखना है बस। इसके सामने इधर अगर छोटा समूह, जैसे इन दोनों में से छोटा कौन सा है, एथिल और मेथिल में छोटा कौन सा है, मेथिल समूह छोटा है, तो OH समूह के सामने कौन सा छोटा समूह है, तो कौन सी हो जाएगी, सिन। और अगर OH समूह के सामने यहाँ पे कौन सा है, बड़ा समूह है, तो कौन सी हो जाएगी, एंटी। बस इतना सा है। उसके बाद में अपन जो साइक्लिक यौगिक हैं उनमें, या एलिसाइक्लिक जो यौगिक हैं उनमें अपन 2-5 अगले वीडियो के अंदर अपन ये देखेंगे कि भाई साइक्लिक जो कंपाउंड है उनमें किस प्रकार की ज्यामितीय समवायता कैसे पाई जाती है। उसके बाद में इसकी अपन प्रकाशिक समवायता देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन सरूपण समवायता देखेंगे। बस इस समवायता इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।